हेलो फ्रेंड्स, सत्य साहनी करंट अफेयर्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है जिसको हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, न्यायालय की अवमानना। इस टॉपिक को सही से समझने के लिए हमने बहुत सारा सब टॉपिक में बांटा हुआ है। एक एक करके सारे टॉपिक्स को देखेंगे। पहला जो इसका सब टॉपिक होगा, व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है। दूसरा, ओरिजिन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई। तीसरा, जो संवैधानिक प्रोविजंस क्या हैं। चौथा, जो वैधानिक स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या हैं, कोई लॉ है कि नहीं है इसमें। उसके बाद जो है इसकी ज़रूरत क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इसके में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। जो सिक्स्थ है, इम्पॉर्टेंट जो कंटेम्प्ट केसेस जो इंडिया में हैं उसकी चर्चा करेंगे। कुछ बाहर के केसेस की चर्चा करेंगे। अगला जो इसका सब टॉपिक है, आलोचना है, कैसे क्रिटिसाइज करें, क्या इसकी ज़रूरत है कि नहीं है, क्या इसको एबलिश कर दिया जाए। लास्ट, कंक्लूजन क्या है, हाउ टू कंक्लूड, कैसे कंक्लूजन की जाए। तो इस तरह से इतने जो टॉपिक हैं इसमें हम लोग बांट करके इसको देखेंगे। पहला, हम अगर इसका सब टॉपिक लें कि व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, न्यायालय की अवमानना क्या होती है, तो इसको तो प्रॉपर्ली हम लोग वैधानिक जो प्रोविज़न होगा, स्टैट्यूटरी प्रोविज़न, इसमें देखेंगे। लेकिन सिंपली यहाँ हम देख सकते हैं कि न्यायालय की अवमानना क्या है। तो इस तरह का कोई जो राइटिंग हो, कोई वर्ड्स हो, कोई साइन हो जिससे न्यायालय की जो मर्यादा है वो कम होती हो, इसके लिए न्यायालय उस व्यक्ति को अथवा उस संस्था को पनिशमेंट दे सकता है। इसको और डिटेल हम लोग वैधानिक प्रोविज़न में देखेंगे। उसके बाद दूसरा जो इसका सब टॉपिक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई। तो इस कॉन्सेप्ट की, न्यायालय की अवमानना की उत्पत्ति सबसे पहले यूके में हुई। वहाँ का जो किंग था वो न्यायिक फैसला भी देता था, तो उसको न्यायालय की अवमानना के लिए सज़ा देने के भी अधिकार था। लेकिन बाद में जब जुडिशियल फंक्शंस, न्यायिक कार्य वहाँ के जजेज को दे दी गई, तो जजेज भी इस पावर का उपयोग करने लगे और न्यायालय की अवमानना का जो पावर है इसका उपयोग करके सजा देने लगे। ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश जजेज इसका मोस्टली मिसयूज किए रेसिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए। इंडिया की स्वतंत्रता के बाद इंडिया का संविधान लागू हुआ। उसमें कुछ आर्टिकल्स हैं जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की व्यवस्था की गई है। जो पहला आर्टिकल है वो 129 है। 129 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होगा। जो भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं उसे न्यायालय की अवमानना की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। दूसरा आर्टिकल 215 है जिसमें हाई कोर्ट को भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कहा गया है। मतलब हाई कोर्ट को भी न्यायालय की अवमानना की शक्तियाँ प्राप्त हैं। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट को 129 में शक्ति दी गई है, वही शक्ति हाई कोर्ट को 215 में दी गई है। एक और आर्टिकल है 142 क्लॉज 1 क्लॉज 2, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को पनिशमेंट की शक्ति दी गई है। तो हमारे संविधान में 3 आर्टिकल हैं, 129, 215 एंड 142 क्लॉज 2।
जिसमें जो हायर जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनको न्यायालय की अवमानना की शक्तियाँ दी गई हैं। इसके बाद हम अगर स्टैट्यूटरी प्रोविज़न पे आए, वैधानिक प्रोविज़न पे आए हैं, तो इसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, जिसके तहत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को, न्यायालय की अवमानना को 2 भाग में बांटा जा सकता है, जिसके अनुसार सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है न्यायालय के आदेश को, जजमेंट को नहीं पालन करना, तथा कोर्ट के सामने जो भी आपने अंडरटेकिंग लिया था उसको स्वेच्छा से उल्लंघन करना। जैसे कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह सुप्रीम कोर्ट के सामने अंडरटेकिंग लिए थे कि बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन नहीं होगा, लेकिन बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हो गया, तो इसको सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना गया और उनको इसके तहत 1 दिन का जेल की सज़ा दी गई। तो सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसी भी प्रजातंत्र में बहुत ही ज़रूरी है। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, विदाउट फियर एंड फेवर काज नहीं करेगी, तो इसके जो काम होता है कि भाई देखना है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव सही से काम करते हैं कि नहीं, उनके डिसीजंस, उनके कार्य सही है कि गलत हैं, उसके आधार पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है उसका अगर पालन नहीं हो, उसको लागू नहीं किया जाए, तो सिस्टम सही नहीं चलेगा। इसलिए सिविल कंटेम्प्ट का पावर दोनों को दी गई है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इसके तहत जो 3 सब पॉइंट्स हैं। क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कहा गया है कि कोई व्यक्ति लिख करके, बोल करके अथवा साइन से किसी चीज़ को पब्लिश करता है, पब्लिकेशन करता है, मतलब पब्लिक डोमेन में आ जाता है। पहला पॉइंट इसके अनुसार है कि स्कैंडलाइज करे, और लोअर अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को स्कैंडलाइज करे, उसके मोरलिटी के शॉक्स करे, शॉक्स हो जाए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हॉरिफाई हो जाए कि ये गलत हो गया। इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो एस्टीम है, जो रेपुटेशन है, वो कम हो जाए, डाउन हो जाए। स्कैंडलाइज जो शब्द है, हिंदी में इसको लज्जित कहा जा सकता है। ऐसा कुछ लिखा गया, पढ़ा गया, बोला गया जिससे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लज्जित हो जाए, अथवा उसकी जो गरिमा है का हनन हो जाए, तो उसको पहले पॉइंट के अनुसार क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में लाया जा सकता है। दूसरा जो पॉइंट है वो कहता है कि प्रेजुडिस हो, किसी तरह का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के प्रति प्रेजुडिस हो जाए, पूर्वाग्रह हो जाए। जैसे कि दिल्ली जो राइट केस था, उसमें हरमंदर जो अथर हैं, फेमस अथर, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट आप जा रहे हैं केस करने, लेकिन इसमें आपको जो है न्याय नहीं मिलने वाला है। तो इस आधार पर भी, इस प्रेजुडिस के आधार पे उनके अगेंस्ट में न्यायालय की अवमानना का केस चल रहा है। दूसरा पॉइंट में ही है कि भाई जुडिशियल जो प्रोसीडिंग चल रही है, जो न्यायालय का कार्यक्रम चल रहा है, जो कार्य चल रहा है, उसमें बाधा डालना भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। तीसरा है कि इंटरफेरेंस विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट करता है, उसमें किसी तरह का इंटरफेरेंस करना, बाधा डालना, लाना क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। और दोनों के पनिशमेंट के लिए, जो सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, दोनों के पनिशमेंट के लिए जो व्यवस्था की गई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में, वो अप टू 6 मंथ तक जेल है। 1 दिन से लेकर के 6 मंथ तक जेल है। सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सिविल जेल में भेजा जाएगा, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्रिमिनल जेल में भेजा जाएगा।
अप टू 6 मंथ का जेल के अलावा 2000 रुपये तक का फाइन हो सकता है अथवा दोनों हो सकता है। तो ये पनिशमेंट की व्यवस्था है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में की गई है। तो हमने देखा कि भाई जो पार्लियामेंट लॉ बनाई है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन बनाई है, जो एक्ट बनाई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971, उसके अनुसार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, न्यायालय की अवमानना क्या है। सिविल, पहला सिविल होता है, दूसरे तरह का क्रिमिनल होता है, और इसके प्रोविजन हमने देखा। देन अगला अगर सब टॉपिक हम ले, डायमेंशन ले, तो नीड है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, कोर्ट की अवमानना की व्यवस्था क्यों की गई है। तो किसी भी डेमोक्रेसी में जुडिशरी का काम होता है कि जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, उसका फैसला करना कि वो सही है कि गलत है, उस फैसले को फिर से लागू करना। सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अनुसार इस फैसले को लागू कराने, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोविजन जो है इस फैसले को लागू कराने में बहुत ही मदद करता है। अगर सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लागू नहीं हो, इसका प्रोविजन नहीं हो, तो जो न्यायालय जजमेंट देता है उसको लागू कराया नहीं जा सकता, देन डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकती। तो सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। दूसरी बात, अगर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करें तो अगर आम जनता की नज़र में न्यायालय की गरिमा अगर कम हो जाए, न्यायालय का वैल्यू है, महत्व है, कम हो जाए, कुछ इस तरह की बातें की गई, क्रिटिसाइज की गई, इस तरह की क्रिटिसिज्म की गई, जो न्यायालय की गरिमा आम जनता जो उतनी पढ़ी लिखी नहीं है इंडिया में, उसकी नज़र में यह दिखने लगे कि न्यायालय जो है निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रही है, तो लोगों का विश्वास न्यायालय से घट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उस केस में न्यायालय अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाएगा। इसलिए क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो व्यवस्था है वो न्यायालय की गरिमा को बनाए रखने में मदद करता है। जो न्यायालय की अवमानना की व्यवस्था है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 में, ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली दिया जाता है, किसी भी तरह का स्टेटमेंट आप देते हैं तो दिया जाता है। इस एक्ट पे ही लिखा हुआ है कि जब तक कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, बोला हुआ साइन से न्यायालय की गरिमा बहुत अधिकतम सीमा तक जो है प्रभावित नहीं करती है, तब तक उसको सजा नहीं दी जा सकती है कोर्ट की अवमानना के लिए। मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ही जनता को अधिकार देता है कि न्यायालय को क्रिटिसाइज कर सकता है, लेकिन उसकी एक सीमा है। इसी एक्ट में यह भी लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति पब्लिक इंटरेस्ट में सच्चाई बोलता है, सच चीज़ें लिखता है, बोलता है, तो उसके लिए उसे न्यायालय की अवमानना के लिए दंड नहीं दिया जा सकता। तो इस तरह से न्यायालय की अवमानना कोर्ट के लिए ज़रूरत है और इसको उचित हम देखते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट कंटेम्प्ट केसेस जो हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट कंटेम्प्ट कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट केसेज अगर हम देखें इंडिया में, तो एक केस था करनान का, जस्टिस करनान का, जो कोलकाता हाई कोर्ट के जज थे। जब चेन्नई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो उनका ट्रांसफ़र नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट में कर दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने ट्रांसफ़र को खुद ही रोक दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डायरेक्शन दिए, उसका भी उन्होंने उल्लंघन किया और इसके लिए उनको जो है न्यायालय की अवमानना के लिए दंड दिया गया इस एक्ट के तहत। और कल्याण सिंह के केस हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर दिया। इसके अलावा और कुछ फेमस केस देखते हैं।
अरुंधति राय जो फेमस राइटर हैं, ऑथर हैं, उन्होंने भी कुछ आर्टिकल लिखा था, सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज किया था, प्लस सुप्रीम कोर्ट पे प्रोटेस्ट किया था, और उनको भी 1 दिन की सज़ा इसमें दी गई थी। उसके बाद एक और फेमस केस है न्यायालय की अवमानना के लिए, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम अरुण शौरी 2014। इसमें अरुण शौरी इंडियन एक्सप्रेस में एडिटर थे और एडिटोरियल में एक आर्टिकल आया था जिसका हेडिंग था इफ सेम हैड सर्वाइव्ड। इफ सेम हैज सर्वाइव्ड, हिंदी में इसको कहेंगे कि अगर शर्म होता। तो इसमें मैटर था कि कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर थे रामकृष्ण हेगड़े, उनके ऊपर बहुत सारे करप्शन के चार्ज लगे थे, इंक्वायरी बैठी थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज कुलदीप सिंह थे, वही इंक्वायरी कर रहे थे। इस एडिटोरियल में जो इंक्वायरी चल रही थी वो प्रॉपर नहीं चल रही थी, प्रॉपर एविडेंस को फॉलो नहीं किया जा रहा था, उसी को क्रिटिसाइज किया गया था और इसके आधार पे एक केस फाइल किया गया, सुब्रमण्यम स्वामी ने फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्स जज को ये पावर नहीं है कि उनके अगेंस्ट में जो कुछ भी कही गई है इसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो प्रोसीडिंग है स्टार्ट किया जाए। इसके अलावा यह भी इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पब्लिक हित में, जनहित में सच्चाई को कहा जा सकता है और इसके लिए कोर्ट की अवमानना की जो प्रोसीडिंग है नहीं चलाई जा सकती। देन कुछ जो फेमस केसेस हैं जो अभी शुरू हुई हैं और इसके कारण ही आज जो कोर्ट की अवमानना का जो टॉपिक है बहुत ही फेमस हुआ है और आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़े भी होंगे। जो फेमस एडवोकेट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं प्रशांत भूषण, इन्होंने ट्वीट किया था, 2 ट्वीट किया था जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में उनके अगेंस्ट में को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोसीडिंग शुरू की गई है। पहला ट्वीट था कि वे चीफ जस्टिस जो हैं वो नागपुर में राजभवन में बीजेपी के लीडर का कोई बाइक था 50 लाख का, उस पर राइड कर रहे हैं, हेलमेट नहीं है, मास्क नहीं है। तो उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में लॉकडाउन है, सारी जनता का फंडामेंटल राइट अफेक्टेड है और जो चीफ जस्टिस है इंडिया के इस तरह के राइड कर रहे हैं। दूसरा ट्वीट है कि फ्यूचर जो हिस्टोरियंस हैं आने वाले टाइम में अगर जज करेंगे कि इंडिया में डेमोक्रेसी, खासकर जो हाल के टाइम में 6 ईयर्स में किसने बर्बाद किया है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का रोल बहुत ज़्यादा है और उसमें भी जो लास्ट 4 चीज़ें आई हैं उनका बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण रोल है डेमोक्रेसी के बर्बाद करने में। ये 2 ट्वीट के आधार पे प्रशांत भूषण के अगेंस्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू की गई है। इसके अलावा उनके अगेंस्ट में पहले से भी एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। इसमें मैटर था कि उन्होंने तहलका जो मैगजीन था उसको एक इंटरव्यू दिया था और जिसमें कहा था कि जो लास्ट 16 चीज़ें आई हैं उसमें से आधा जो है वो करप्ट है। तो इस फैक्ट्स के आधार पे एडवोकेट प्रशांत भूषण के अगेंस्ट में 2 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग चल रहा है और ये सही है कि गलत है, इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग जिस आधार पे शुरू की गई है, जो स्कैंडलाइज, जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग में स्कैंडलाइज जो शब्द है इसके आधार पे शुरू की गई है और इस शब्द को प्रशांत भूषण ने चैलेंज किया है कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नहीं है, क्योंकि ये आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसका उल्लंघन करता है। साथ ही यह आर्टिकल जो 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ, उसका भी वायलेशन करता है।
इसलिए क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, पार्टिकुलरली स्कैंडलाइज जो शब्द है को सुप्रीम कोर्ट में एन राम बनाम भारत सरकार केस में चैलेंज की गई है। देखना है कि इसमें जजमेंट क्या आता है। इस पॉइंट को फिर से हम क्रिटिसिज्म टॉपिक में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या जो स्कैंडलाइज जो शब्द है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आर्टिकल 19(1)(a) और 14 का उल्लंघन करता है कि नहीं करता है। तो कुछ ये फेमस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केसेस हैं, अपना से भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा क्रिटिसिज्म में हम आते हैं कि कैसे इसका क्रिटिसाइज किया जाए, आलोचना कैसे की जाए, क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सही है, अगर सही है तो किस हद तक सही है। हमने इंपॉर्टेंस तो देखा है इसमें, तो इसमें जो निगेटिव डायमेंशन है इस पर हम फोकस करेंगे, इसको क्रिटिसाइज करेंगे कि ये सही नहीं दिख रहा है। और इसके लिए पहला जो पॉइंट मैं ले रहा हूँ वो है यूके जहाँ की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो प्रोविज़न है कि उत्पत्ति हुई, ओरिजिन हुई, वहाँ पे एक फेमस स्पाई कैचर केस है, स्पाई कैचर 1980 का, जिसमें किसी न्यूज़पेपर में जजेज के फोटोग्राफ को उल्टा करके छापा गया था। साथ ही यह लिखा गया था, यू ओल्ड फुल्स, यू ओल्ड फुल्स। और इसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग का डिमांड किया जनता, कुछ लोगों ने वहाँ की शुरू किया जाए, लेकिन जजेज ने नहीं शुरू किया। और इसके लिए रीजनिंग उन्होंने ये दिया कि अगर न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है यू ओल्ड फुल्स, तो ये ट्रूथ है कि हम लोग जो जजेज हैं वो क्या हैं, ओल्ड हैं, ट्रूथ है, इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात ही नहीं है। दूसरा जो शब्द है फुल्स, अगर किसी ने जजेज को फुल्स कहा है तो ये तो सब्जेक्टिव परसेप्शन की बात है। कोई किसी को फूल कहता है तो वो व्यक्ति फूल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये सब्जेक्टिव परसेप्शन की बात है, इसमें कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। इस आधार पे वहाँ के लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन पे जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोविजंस था यूके में, उसको एबोलिश कर दी गई। अब वहाँ रहा नहीं। 2016 में ब्रेक्सिट रूलिंग भी आया और उसके अगेंस्ट में किसी पेपर में लिखा गया एनिमीज ऑफ द पीपल, जजेस को कहा गया कि एनिमी ऑफ द पीपल, वो एनिमी ऑफ द पीपल है, और इसके लिए भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं शुरू की गई। तो इस आधार पे हम देखिए कि जहाँ कॉन्सेप्ट जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ओरिजिन हुआ, वहाँ ही एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोविजन जो है इसको ख़त्म कर दी गई है, और इंडिया में अभी तक हम रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये आउटडेटेड हो चुका है। और इंडिया में इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक कॉलोनियल रूट है, कॉलोनियल रूट है। इंडिया कॉलोनी था, इसकी ज़रूरत उस टाइम हो सकती थी, लेकिन डेमोक्रेसी में जहां आर्टिकल 19(1)(a) दी गई है, 14 दी गई है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की ज़रूरत नहीं है, पार्टिकुलरली क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनता का फंडामेंटल राइट्स है 19(1)(a) एंड 14। इसलिए इसको कहा जा रहा है कि जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पार्टिकुलरली 1 है, स्कैंडलाइज, इसको एबलिश कर दिया, इसलिए इसको चैलेंज की गई है। अगला क्रिटिसिज्म का पॉइंट हम ले सकते हैं। कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम है, हाई हैं, लेकिन इनफेलिएबल नहीं है, उनसे भी मिस्टेक्स हो सकती हैं। इमैनुअल कांट, फेमस फिलोसफर, कहते हैं कि नथिंग इज एब्सोल्यूट, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। उनकी एक बुक है क्रिटिक्स ऑफ जजमेंट, जजमेंट को भी क्रिटिसाइज किया जा सकता है। इसलिए जनता को क्रिटिसाइज करने का कंप्लीट राइट है।
मोर सो जब इंडिया में आर्टिकल 19(1)(a फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फंडामेंटल राइट है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की गई है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो पॉइंट पहला है स्कैंडलाइज एन राम केस में, क्या ये जो स्कैंडलाइज शब्द है आर्टिकल 19(1)(a को वायलेट करता है? क्या आर्टिकल 14 का वायलेट करता है? चैलेंज की गई है कि आर्टिकल 19(1)(a एंड 14 का वायलेट करता है। यह कहा गया है कि स्कैंडलाइज जो शब्द है ये डिफाइन नहीं है, प्रॉपरली डिफाइन नहीं है। जो प्रॉपरली डिफाइन नहीं होगा तो सब्जेक्टिविटी आएगी, सब्जेक्टिविटी आएगी, आत्मनिष्ठ जिसको हिंदी में कहते हैं, तो इसमें बायसनेस का बहुत स्कोप होगा। जजेज मनमानी करेंगे, इसका मिसयूज करेंगे। और जब भी मनमानी की जाती है, पार्टीशनशिप की जाती है, बायसनेस की जाती है, तो आर्टिकल 14 का वायलेशन होता है। तो इस तरह से ये आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है। स्कैंडलाइज शब्द का डिक्शनरी मीनिंग है कि कुछ ऐसा शब्द आपने कहा कि जुडिशरी लज्जित हो गई, शॉक हो गई, उसके जो कंसाइंस है, आत्मा है, शॉक हो गया, हॉरिफाई हो गया, डर गया, तो ये डिक्शनरी मीनिंग है। लेकिन एक्ट में भी प्रॉपरली इसको डिफाइन नहीं की गई है। दूसरी बात यह है कि जो आर्टिकल 19(1) है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इंडिया में उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, एब्सोल्यूट नहीं है, लगाई जा सकती है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि स्कैंडलाइज जो शब्द है जो यूज की गई है ये रीजनेबल नहीं है, रीजनेबल के ऊपर है, बियॉन्ड रीजनेबल है, विद इन रीजनेबल नहीं है। कैसे बियॉन्ड रीजनेबल है? कहा जा रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशंस को चिलिंग इफेक्ट लाता है। मतलब ये जो शब्द है, इस डर के कारण जनता जो है फ्रीज कर जाती है, चील कर जाती है, इतना डर जाती है कि अपना जो राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसका सही ढंग से यूज नहीं कर पाती है, इसलिए चिलिंग इफेक्ट लाता है। बियॉन्ड रीजनेबिलिटी है, इसलिए इसका जो है एबोलिश कर देना चाहिए, या 19(1)(a का उल्लंघन करता है, इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरी बात कही जाती है कि स्कैंडलाइज जो शब्द है ये वेग है, ये क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है कि इसका क्या मीनिंग होता है। जब स्पष्ट नहीं है तो जजेज इसका मिसयूज करेंगे, बायस्ड हो जाएंगे, पार्टीशनशिप हो जाएंगे, ये 14 का वायलेशन करेगा। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि जो स्कैंडलाइज शब्द है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आर्टिकल 19(1)(a और 14 का उल्लंघन करता है। इस आधार पे ही एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के स्कैंडलाइज शब्द के आधार पे चैलेंज किया है। तो इस क्रिटिसिज्म, इस पॉइंट के क्रिटिसिज्म के बाद कुछ और भी क्रिटिसिज्म में हम आ सकते हैं। एक फेमस जज हैं कृष्णा अय्यर, उन्होंने भी कहा कि जो स्कैंडलाइज जो शब्द है वो वेग है, वो वांडरिंग है, मतलब इसका जो बाउंड्री है, इसका मीनिंग है वेल डिफाइन नहीं है, इसलिए इसमें सब्जेक्टिविटी आएगी। ये वेग है, वांडरिंग है। तो कृष्णा अय्यर एक फेमस जज हैं, उनका भी ओपिनियन है कि जो स्कैंडलाइज शब्द है इसको क्लियरली डिफाइन करने की ज़रूरत है। अगर हम कनाडा का देखें, यूके में तो एबलिश कर दी गई है, कनाडा में भी जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसको कनाडा का सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना है। अगर यूएस में हम आते हैं तो यूएस में भी एक फेमस केस है ब्रिजेज वर्सेस कैलिफोर्निया 1941, जिसमें एक टेस्ट लाया गया था क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर टेस्ट। क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर टेस्ट, अगर कोई व्यक्ति कुछ कहता है, लिखता है, तो क्लियरली एंड प्रेजेंट इमीडिएट डेंजर टेस्ट होना चाहिए। जिस तरह से बारूद में अगर माचिस आप फेंक देते हैं तो ब्लास्ट कर जाएगा, तो उस तरह से आपने कुछ लिखा, पढ़ा, कुछ कहा, उससे ब्लास्ट जैसी सिचुएशन आ जाए, उस आधार पर 1941 में यूज किया जा सकता है। लेकिन यूएस में
जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है एब्सोल्यूट है, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए वहाँ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं यूज किया जाता है। यूके में नहीं है, कनाडा में नहीं है, यूएस में यूज नहीं किया जाता है, इंडिया में इसको रखा गया हुआ है। इसलिए कहा जा रहा है कि इंडिया में जो स्कैंडलाइज जो शब्द है इसके आधार पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो किया जाता है, लाया जाता है, उसको एब्लिश कर दिया जाए। बाकी सही है। पॉइंट नंबर 2 जो है वो सही है। थर्ड भी की जरूरत है, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जरूरत है। आगे हम इसमें क्रिटिसिज्म में देख सकते हैं कि जजेस आर ओपन टू क्रिटिसिज्म इन ए डेमोक्रेसी, इवन जुडिशरी कैन बी क्रिटिसाइज्ड। Because unless they will be criticized, the judiciary is not likely to correct its courses. Criticism, अगर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो, बैलेंस क्रिटिसिज्म हो, वैलिड क्रिटिसिज्म हो, उससे जुडिशरी का डेवलपमेंट ही होगा। तो क्रिटिसिज्म भी ये वेलकम स्टेप होता है। लास्टली हम कंक्लूजन पे आ रहे हैं। हाउ टू कंक्लूड आफ्टर इन सारी चीज़ों को देखने के बाद अगर कंक्लूड करना हो, कंक्लूजन में लिखना हो, तो हम क्या लिख सकते हैं? सारे डायमेंशन के देखने के बाद से हम क्या कर सकते हैं? क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वैलिड है, स्टिल वैलिड है? इंडिया डेमोक्रेसी है जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। तो क्या वहाँ अभी भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की ज़रूरत है? तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो अच्छी चीज़ है, इसकी ज़रूरत है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी 2 जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 और 3 जो है, प्रिजुडिस और इंटरफियर विथ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग, इसके लिए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में भी कोई बाधा लाता है तो उसके लिए भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जरूरत है। लेकिन जो फला पॉइंट है स्कैंडलाइज, ये कहीं ना कहीं जो आर्टिकल 19(1)(a) है उसका उल्लंघन करता हुआ दिखता है। अगर हम कंपेयर करें यूके से, कनाडा से, यूएसए से, जहाँ की जनता हाईली एजुकेटेड है, वेल अवेयर है, डेवलप्ड है, इसके अपेक्षा इंडिया की जो जनता है वो लेस एजुकेटेड है, उतना अवेयर नहीं है। इसलिए उनके स्टेटमेंट बैलेंस नहीं होते हैं, रीजनेबल नहीं होते हैं। आम जनता अगर कोई स्टेटमेंट कोई देता है उसको सही से समझ भी नहीं सकती है, सही क्या है गलत है क्या है, उतना रेशनल डिसीजन नहीं ले सकती है। तो कोई भी व्यक्ति अगर जुडिशरी के ऊपर कोई भी एलिगेशन लगा सकता है, आम जनता उसका रियल मीनिंग नहीं समझे, तो आम जनता की नज़र में जो जुडिशियरी है उसका जो है अवमानना हो सकता है। आम जनता की नज़र में जुडिशियरी की जो प्रतिष्ठा है उसमें कमी हो सकती है। इसलिए जुडिशरी की जो गरिमा है आम जनता की नज़र में बनाए रखने के लिए इंडिया में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसको लागू रखने की ज़रूरत है। हालांकि हम जानते हैं कि क्रिमिनल जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो पावर है केवल सुप्रीम कोर्ट पे है, हाई कोर्ट के है। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, लोअर जुडिशियरी होती है, उनको ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर नहीं होता है। उनके बदले भी उनका भी अगर अवमानना हुआ है, लोअर जुडिशियरी के जो जज होते हैं उनकी भी अवमानना हुई है, तो उनके बदले हाई कोर्ट और अथवा सुप्रीम कोर्ट यूज कर सकता है। तो इस तरह से भारत में जुडिशरी को सही से काम करने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को बनाए रखने की ज़रूरत है। लेकिन
जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो स्कैंडलाइज शब्द है वो प्रॉब्लमेटिक है, और इसकी फैसला जो सुप्रीम कोर्ट करेगा हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो एन राम बनाम भारत सरकार की जो केस है प्रशांत भूषण के द्वारा जो की गई है उसके फैसला तक हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।